नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन और इस समय हमारे साथ हैं सपनावत निवासी वीरेंद्र सिसोदिया, जो जनता मोर्चा सरकार में वर्तमान में देवेंद्र बल्लाळा जी के सबसे बड़े सहयोगी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते नमस्ते आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम। भाई साहब, राष्ट्रवादी विचारधारा को पोषित करने की जो शिक्षा आपने आरएसएस से पाई जी, फिर वो समाज को दी, समाज के जो युवाओं को आप प्रेरित करके आपने गांव-गांव, मैंने वो दौर देखा है आपका कि आपके विचारों से प्रभावित होकर लोग भाजपा से जुड़े। आज आप स्वयं भाजपा से, जब भाजपा केंद्र में, प्रदेश में, देश में एक छत्र राज कर रही है, अचानक ये बदलाव क्यों? कि आप जो है सत्ता से के साथ रहकर काम करने की जो आपकी मंशाएं थी, अचानक जनता सरकार मोर्चा जी, शब्दों को जी जी जनता सरकार मोर्चा तो की सरकार है। अच्छा, जनता की सरकार। तो ये किसकी सरकार है जो दिल्ली में चल रही है? ये भी तो जनता की सरकार है। ये प्रतिनिधि हैं जनता के, मतलब जो जनता सरकार है। हाँ। सरकार तो जनता है, उसके प्रतिनिधि हैं जनता के। तो अच्छा, संघ से भाजपा होते 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 अब वहाँ दूसरे एक लंबा जीवन रहा है। तो मैं सन 1979 में जी संघ से जुड़ा था। एक हाँ। नैपुण्य वर्ग लगा था मेरे गांव में। हाँ। तो उस नैपुण्य वर्ग में सन 1979 में मैं जुड़ा था और 80 में मैंने प्राथमिक शिक्षा वर्ग किया था गाजियाबाद से। जी, गाजियाबाद शिशु मंदिर से जो एक सप्ताह का होता है वो शिक्षा वर्ग लिया था। उसके बाद मैंने 83 में जो है OTC की थी, संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष, फिर संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष। तो संघ में मुझ पे यहाँ धौलाना जो खंड है, ये ब्लॉक, पूरा ब्लॉक ही था उस वक्त। तो मैं खंड कारावा भी रहा यहाँ। और जब ये राम जन्मभूमि आंदोलन चला तो तब मैं फिर वो भारतीय जनता पार्टी से 91 से तो कंटिन्यू मैं भी देख रहा हूँ आपको। हाँ, मैं 89-90 से 91 में मुझे खूब याद है, मैं इंटरमीडिएट का छात्र था। हाँ, धौलाना के पेट के चबूतरे पर आप बालेश्वर त्यागी जी के साथ खूब सभाओं में, आप बिल्कुल युवा थे। खैर, युवा तो आज भी हैं। युवा तो आज भी हैं। धन्यवाद। और आपके जो ओजस्वी भाषण थे, आपकी जो विचारधारा थी, उसी से प्रेरित होकर मैं भी पत्रकारिता में जी आने का मेरा मन बना। मैंने कि भाई, भाषण तो हम दे नहीं सकते, मगर 60-84 को किस तरह शीर्ष पर हम पहुंचाएं, इसके जो पहले हमसे हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने 60-84 को अपने विचारों से, खून से सींचा है, आज उसी 60-84 को आप भी सींच रहे हैं। तो राष्ट्रवादी विचारधारा का गढ़ है 60-84, और राष्ट्रवादी विचारधारा का ही 84 वास्तव में ही राष्ट्रवादी विचारधारा का गढ़ है। ये मिनी मेवाड़ माना जाता है। मिनी मेवाड़ माना जाता है। क्षेत्र के लोगों में DNA में ही महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल, वो DNA में वो चला आ रहा है। उसी राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होकर आप संघ में चले गए जी। संघ से फिर वही सवाल आता बार बार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति भाजपा का झंडा उठाकर गांव-गांव, घर-घर, छतों पर झंडे लगाता था, आज भाजपा से दूर क्यों है? मैं एक चीज बताता हूँ, बस ये सवाल है मेरा। बताता हूँ। देखो, और ये भी संक्षेप में आप बताएं। माँ बाप, माता पिता अपने बच्चे को जब स्कूल में छोड़ कर आते हैं तो बच्चा नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, परेशान होता है, रोता है, चीखता है और स्कूल नहीं जाता। लेकिन उसके माँ बाप को पता होता है कि शिक्षा इसके लिए जीवन में वो बहुत उपयोगी है, इसलिए वो छोड़ कर आते हैं। तो मुझे नहीं पता था, जब मुझे संघ में गया तो उस वक्त मुझे पता था संघ की विचारधारा और ये सब, लेकिन वहाँ शब्दों में निश्चित रूप से एक राष्ट्रवादी विचारधारा जो है देने का वो वहाँ बताया जाता है। तो ये मानते हैं कि संघ राष्ट्रवादी विचारधारा को पोषित करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। वहाँ की शब्दावली है जी, वो यही कहते हैं कि हम नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक रूप से विकास करना, व्यक्ति का निर्माण करना, ये ही वो बताते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है ये लंबा, मैं अनुभव के आधार पे मेरी जो सोच जो है वो थोड़ा बदली है। क्योंकि मैं संघ के साथ साथ इस क्षेत्र की जो राष्ट्रवादी विचारधारा महाराणा प्रताप को समझा। चूँकि हमारे यहाँ क्षेत्र के जो बहुत पहले विधायक रहे थे 2 बार, मेघनाथ सिंह सिसोदिया, जो शिक्षाविद के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने घर घर हल्दी घाटी बंटवाई थी।
रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। तो वो मैंने बार बार सुनता हूँ मैं उसको। अब तो उस पर आ गई है, यूट्यूब पर है। अच्छा। तो मैं उसको सुनता हूँ, हल्दी घाटी को। तो वो आर्य समाज से मैं जुड़ा, वो और आर्य समाज के लोगों से मेरा बड़ा संपर्क रहा। तो जो वास्तविक राष्ट्रवाद था उससे भी मैं जुड़ा रहा। लेकिन मैं इतने लंबे अनुभव के बाद में एक चीज़ बताता हूँ आपको। बड़े लंबे समय 2013 का वर्ष था, सन 1979 से लेकर के 80 से भी एक साल और पहले, जब से लेकर के 2013 तक मैं यही मानता रहा कि संघ और भाजपा एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, राष्ट्र को कहीं उच्च स्थान पर लेकर के, मतलब वही परम वैभव देश को, जो विश्व गुरु था भारत, स्वर्णिम भारत जो बोलते हैं, वो लेके जाएंगे। लेकिन एक 2013 में एक एक्सीडेंट वजह, मेरा सौभाग्य कह लो, दुर्भाग्य कह लो, मैंने एक व्यक्ति को सुना, उसका नाम था राजीव दीक्षित। जब मैंने राजीव दीक्षित को सुना तो मेरा जो डीएनए था, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल जो राष्ट्रवादी, उससे डीएनए था, वो डीएनए नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा उसने सैकड़ों राउंड लगा दिए शरीर में चेतना सोई हुई जागृत कर दी। और मुझे जो है ऐसा कर दिया कि भाई तुझसे बड़ा, तू समझ रहा था अपने को राष्ट्रवादी, तुझसे बड़ा देशद्रोही कोई है ही नहीं। और मुझे ये लगा कि सन 1979 से लेकर के 2013 तक मेरा जीवन वो देशद्रोह में लगा है, ये मुझको लगा। अच्छा, आपको लगा? हाँ। और मैंने ये महसूस किया कि ये जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो राष्ट्रवादी की विचारधारा पर तैयार करता है युवाओं को, इसका एक ही काम है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक ही शब्द में। उसका एक ही काम है कि नई जनरेशन को मॉडिफाई करना, मतलब उनको माइंड वॉश करके भाजपा के लिए गुलाम तैयार करके देना। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। किसानों के रूप में देना, भारतीय किसान संघ, आरएसएस के तो विभिन्न संगठन चल रहे हैं, जितने भी संगठन है ना, तो क्या वो सब फर्जी हैं? वो नहीं, वो उस क्षेत्र में जाकर के, जैसे किसानों का संगठन है भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, ये सारे उन क्षेत्रों में जाकर के, उन क्षेत्रों में से गुलाम तैयार करके भाजपा को देना, केवल और केवल ये तो बहुत बड़ा आरोप है भाई साहब। बिल्कुल 100%। मतलब ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ इसको, बहुत जिम्मेदारी के साथ। एक अप्राकृतिक संगठन है, चूंकि ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने, आप भली बात ही समझ रहे हैं आरोप का क्या? हाँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। 2 लिंग बनाए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संघ में प्रचारक वो बनेगा जो अनमैरिड होगा। फिर उनकी शिकायतें मिलती हैं, चूंकि प्रकृति ने जब बनाया है हमको, तो ये जो है, तो इसका काम ही है कि गुलाम तैयार करके भाजपा को देना, बिना वेतन के, फोकट के, अपनी जेब से वो करके देना। और भाजपा का जो आप देख रहे हो, समाज को तोड़ना, संप्रदाय के, आप जो कह रहे हैं कि प्रचारक है वो अविवाहित होता है, अविवाहित होते हैं, तो अविवाहित होकर वो तो देश की सेवा में लग रहे हैं। आप मान सकते हैं ऐसा? नहीं, वो भी खुद मानते हैं। नहीं, देश सेवा में लग रहे हैं ना। मैं तो संघ में रहा हूँ ना। नहीं, आप संघ में रहे हैं, पर जो प्रचारक है वो इतना त्यागी माना जाता है आरएसएस में कि भाई ये व्यक्ति 3 साल एक निर्धारित समय है, या 6 साल, जो भी संघ, क्योंकि ने जो तय किए होंगे कि भाई इस बीच में ये व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा संघ के लिए काम कर रहा है, घर परिवार छोड़ के, रिश्ते नाते सबको छोड़ के, और आप ये आरोप लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, एक तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त कोई व्यक्ति होता है समाज की सेवा के लिए, वो प्रकृति ने भेजा। वो अनमैरिड रह करके, महर्षि दयानंद थे, उद्देश्य सेवा की उन्होंने, वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त थे। राजीव दीक्षित थे, अनमैरिड थे, वो देश के लिए सेवा की। अगर उनके जीवन पर कहीं भी कोई एक छींटा भी अगर कोई निकाल दे तो हम बता दें। और ये जो ये नियम बनाना कि साथ प्रचारक अनमैरिड होगा, ये नियम बनाना और उनको समाज के ऊपर थोप देना, उनका भार कौन उठाता है? समाज उठाता है। तो उनका प्रचारकों का भार का संघ उठाता है? मतलब आप कोई समाज उठाता है? समाज उठाता है ना। समाज तो वो समाज से संघ क्या? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि जब प्रचारक को समाज में भेज दिया, हाँ, तो उसका भार समाज उठा रहा है, संघ उठा रहा है? अरे समाज उठा रहा है जी। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ संघ का, क्यों सरकार का भार समाज उठा रहा है?
सरकार में बैठे लोगों का समाज भार समाज उठा रहा है। जितने भी नौकरशाह है, एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायालय, सबका भार समाज उठा रहा है। जितने भी वेतन भोगी हैं, जो भी वेतन लेता है काम के बदले, वो नौकर होता है, 100% नौकर होता है। अब अंतिम सवाल ये है कि 60-84 और जो वेतन देता है वो मालिक होता है, देश की जनता वेतन देती है इनको। 60-84 के जो युवा हैं जी, वो आपके द्वारा जो बताया गया है कि ये सब अपवाद है, 1979 से लेके 2013 तक जी, जो आप कह रहे हो कि मैं भ्रम में रहा, मैं देशद्रोही रहा। राजीव दीक्षित को सुनने के बाद आपको सुन के तो देखा, राजीव दीक्षित को पता लग जाएगी वो जो भाजपा में काम कर रहा है, किसी पार्टी में काम कर रहा है, उसको पता लग जाएगी हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं या राष्ट्र के विपरीत काम कर रहे हैं, पता लग जाएगी राजीव दीक्षित को सुनने के बाद। तो भाजपा तो हमेशा दम भरती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। हर राष्ट्र सर्वोपरि तो है ही, बेचने के लिए। देखो सर्वोपरि है, देखो अभी बेच के तो आया अमेरिका, खेती बेच दी, सारे किसान बेच दिए, 3 कृषि कानून आए तो थे। तो इन सभी मुद्दों पर जनता मोर्चा का ही ध्यान क्यों? देश में तो और भी पार्टियां हैं। देखो, मैं राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कर रहा। समाज अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। ये समाज की जिम्मेदारी है कि समाज से राजनीति निकले, ईवीएम से नहीं निकले। राजनीति निकलनी चाहिए समाज से। नौकर जो भी ये जो क्षेत्रों में बांटा गया है वो समाज से निकलना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी हमारे यहाँ सांसद या एमएलए का चुनाव लड़ता है, उस जनता का प्रतिनिधि है क्या? जनता ने चुना उसको? मतदाता ही चुन के भेजते हैं। नहीं, भेजा किसने उसको? भेजा दल ने भेजा है, पार्टी ने भेजा ना। टिकट किसने दिया? पार्टी ने। तो जो पार्टी ने टिकट दे के भेजा है, अब जनता के सामने तो 2 विकल्प हैं। इसको ये भी पार्टी ने भेजा, ये पार्टी ने भेजा, ये पार्टी ने भेजा, ये पार्टी ने भेजा, उनमें से एक को चुनना। जनता ने तो उनको टिकट नहीं दिया, जनता ने तो नहीं उनको भेजा वो तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हें बनाएंगे। जो राजनीतिक दल हैं वो उनका संख्या बल तो मजबूत है, तभी तो वो समाज में उतार रहे हैं प्रत्याशी को। टिकट उन्होंने दिया, जनता ने वोट दे दे, वो जीत गया। वो जनता की वोट से जीता है, ईवीएम से जीता जी, वो जैसे भी जीता। लेकिन वो अब मुझे ये बताओ, वो काम किसके लिए करेगा? जिसने टिकट दे के भेजा उसके लिए काम करेगा, या जिस पर आरोप है कि तैने तो जो वोट नहीं है उसके लिए शराब पी है, तैने पैसे लिए हैं, तैने ये लिया है, तो पार्टी के लिए काम करेगा। पार्टी का करेगा प्रतिनिधि है तो जनता। और पार्टी तो देश के लिए काम कर रही है। क्या देश के लिए काम कर रही है? दिक्कत यही है। मैं तो अपने क्षेत्र के ये जो क्षेत्र है जो यूजीसी पे लगा हुआ, मैं उनसे बार बार आग्रह करता हूँ, बार मैं 2013 से ही मैं लगा हुआ हूँ। भाई समझो, ये तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं, तुम्हारे बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तुम जो अपने आप, वो ठीक है, वो सारे लोग इस क्षेत्र के और राष्ट्रवादी हैं इसमें, लेकिन वो ये समझते हैं कि भाजपा राष्ट्रवादी है या फलाना राष्ट्रवादी है। जो लोग ऐसे हैं जिनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उनको लेना, उनके तो हम समझते हैं गलती। भाई आपकी नज़र में भाजपा भी राष्ट्रवादी नहीं है? 60-84 की जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं वो मृत कांग्रेस में जा नहीं सकते, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को अपना नहीं सकते, बसपा को छू नहीं सकते, तो फिर क्या संदेश है? कितना धैर्य रखोगे, कितना इंतजार करोगे? कहाँ जाएं फिर? अपनी व्यवस्था नहीं बना सकते? अपनी व्यवस्था तो आपने भी बनाई थी, राष्ट्रवादी प्रताप सेना से आप आए थे। अपनी वो व्यवस्था नहीं, अपनी गांव की सामाजिक व्यवस्था, अपनी व्यवस्था खड़ी करो ना गांव की। अरे तुम इतने नाकाबिल हो गए, जो भी गांव में थोड़ा सा उठता हो भाग जाता गांव छोड़ के, जो भी उठता हो भाग जाता गांव छोड़ के। अरे तुम्हारा गांव है, तुमने टट्टी पेशाब किए हैं, यहाँ पढ़े लिखे हो, इसकी तुमने कभी तालाबों में नाव तैराए होंगे, तुम्हारे तालाब सारे ठप पड़े हैं, कुआं सारे ठप पड़े हैं। तालाबों से ध्यान आया, अभी तो अमृत सरोवर जो बनाए गए थे बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाली स्थिति में है ना, वहाँ दुकानें खुलेंगी, वहाँ बार चलेंगे, वो सब ये तो मतलब समाज को सांस्कृतिक, आर्थिक। अच्छा, अभी अगला विषय अगर मैंने छेड़ दिया तो रुपए वाला नहीं वो मुद्रा, नहीं वो अलग टॉपिक है। अभी मैं तो बस यूजीसी के विषय में मैं भाई साहब के विचार जान लूं। क्षेत्र के, देश के, समाज के लोगों को एक ही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से केवल यही संदेश देना चाहूँगा कि मंथन करो। आप इतने नाकाबिल नहीं हो, आप इतने अयोग्य नहीं हो
कि तुम्हारे ऊपर संसद और विधानसभा में क्रिमिनल, बलात्कारी, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन ऐसे लोग तुमको रूल करें, तुम्हारे लिए नियम कानून बनाएं, जिन पे खुद अपना व्यक्तिगत जीवन उनका एक और बहुत बढ़िया वो है, व्यक्तिगत छींटाकशी मत करो। अरे भाई, जो व्यक्तिगत रूप से शुद्ध और पवित्र है, चरित्रवान है, समाज वही परिवार पर नेतृत्व कर सकता है, और जो परिवार को ठीक लेके चलते वही समाज के पे जा करके नेतृत्व कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से पर्सनल, तो जो सामाजिक जीवन जीता है उसको पर्सनल जीवन में तो पवित्रता रखनी चाहिए, ये तो धर्म है उसका। अगर जो व्यक्तिगत रूप से पवित्र नहीं है, समाज को अपवित्र करेगा, वो दुराचारी अगर करेगा तो समाज का नेतृत्व। तो 60-84 की युवा पीढ़ी को क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि तुम समर्थ हो, तुम्हारे डीएनए में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, बप्पा रावल, राणा सांगा, अरे भगत सिंह युवा था, 23 साल की उम्र में इतिहास लिख गया, उसको याद किया जाता। अभी मैं आपको, मेरे ध्यान आ गया भगत सिंह के नाम पर, अभी 23 मार्च को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ी सेमिनार जनता सरकार मोर्चा करना जा रहा है, जिसमें एक ऐसी किताब लॉन्च होने जा रही है कि वो भारत का, समाज का आर्थिक रूप से इतिहास बनने जा रही है। वो किताब लॉन्च होगी। धन्यवाद।